साइंस स्टडी सेंटर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं अभी लगातार वीडियो बनाते रहा हूँ और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। आपने बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कमेंट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मुझे अपना सुझाव देते रहें और अपना प्यार देते रहें तो और भी मैं वीडियो बनाते रहूँगा। तो चलो हम रिलेशन और फंक्शन के कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। रिलेशन में मैंने सारे टाइप्स को बताया था, उसमें कुछ रिलेशंस के टाइप बच गए हैं जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में पूछे जाते हैं और कुछ नोट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो हमारा जो अभी जो डिस्कशन का जो पॉइंट है वो आपका है इनवर्स रिलेशन। हमें इनवर्स रिलेशन के बारे में देखना है कि ये इनवर्स रिलेशन कैसा है। ये कभी कभी किसी बोर्ड में या फिर किसी जगह ऑब्जेक्टिव में ये रहता है इनवर्स रिलेशन। क्या ये इनवर्स रिलेशन क्या है? तो चलो इसको हम लोग डिफाइन करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल से तो क्लियर कर लेते हैं कि मान लो कि हमारा सेट है आपका 1 2 3 और इस सेट पे हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 3 और 1 3, ठीक है। और इस रिलेशन में हमारा एलिमेंट ए और बी है, ठीक है। तो इसके अगर हमारा ये एलिमेंट ए और बी है तो इनवर्स ऑफ दिस रिलेशन इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स। इस दिए गए रिलेशन का इनवर्स को किससे दिखाते हैं हम लोग? आर इनवर्स से दिखाते हैं। और आर इनवर्स का मतलब सिर्फ ये है कि इसके एलिमेंट को क्या करना है, इसके ऑर्डर को चेंज कर देना है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट बना देना है और सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट बना देना है। 2 1 3 2 और 3 1 और दिस इज नोन एज द इनवर्स रिलेशन। लेकिन ये इनवर्स रिलेशन बेटा किसका है? इस आर का इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन क्या है? तो इनवर्स रिलेशन में हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे किसी सेट में एक रिलेशन दिया हुआ है, अगर उस सेट का इनवर्स रिलेशन के निकालने के लिए क्या आता है तो कुछ नहीं करना बेटा, बस उसके एलिमेंट को क्या करना है, रिवर्स कर देना। तो इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं बेसिक वे में कि इफ आर इनवर्स डिनोट्स इनवर्स रिलेशन of R on set A, then BA belongs to R inverse if and only if AB belongs to R, ठीक है। तो यहाँ कहने का सेंस क्या है कि अगर हमारे पास कोई पहले से बेटा दिया हुआ है कि ए बी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली बी ए किस में बिलोंग करेगा? आर इनवर्स में बिलोंग करेगा। और इस आर इनवर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, इस दिए गए आर का आर इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो, इसी से एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। ये हमारा एक एग्जाम्पल था। मान लो हमारे पास एक दिया हुआ A1 एक रिलेशन मान लो इसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 1, ठीक है। और तब A1 का इनवर्स जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? 2 1 और 1 3 और दिस इज नोन एज द इनवर्स रिलेशन ऑफ A1। और हम लोग इस A1 इनवर्स को क्या बोलेंगे बेटा? इस A1 का इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो क्या इनवर्स रिलेशन? सिंपली कुछ नहीं करना है, दिमाग में बैठा लो, रिलेशन दिया रहेगा, बस उसके एलिमेंट को बस चेंज करते जाओगे, वही उसका क्या कहलाएगा? इनवर्स रिलेशन कहलाएगा। ओके, तो हमने अभी देखा इनवर्स रिलेशन के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग एक और रिलेशन को यहीं पे डिफाइन करेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है बेटा। हम लोग एक और रिलेशन को डिफाइन करेंगे और वो डिफाइन हमारा जो होगा वो क्या होगा बेटा? एंटी सिमेट्रिक। नंबर देते जाओगे, कौन सा नंबर है याद रखना, बहुत सारे रिलेशन तो आपको पढ़ा रहे हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग यहां देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या आता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी, देन आर इज known as anti-symmetric relation।
ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, आर को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तभी होगा, इसको, ये तो डेफिनेशन हो गया मैथमेटिकली, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में समझे कि अगर किसी रिलेशन में कोई एलिमेंट और उसका रिवर्स एलिमेंट अगर बिलोंग करता है, और ये तभी पॉसिबल होगा, इफ एंड ओनली इफ, इसी कंडीशन में पॉसिबल होगा जब फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि मान लो कि हमारे पास दिया एक रिलेशन ए बी इज सच दैट ए डिवाइड्स बी, ए बी इज सच दैट ए डिवाइड्स बी। ठीक है, और हम लोग मान लेते हैं कि ये जो रिलेशन दिया है ऑन आर, रियल नंबर पे ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आर का सेंस क्या है बेटा, रियल नंबर पे। ये जो रिलेशन दिया हुआ किस पे दिया हुआ बेटा, रियल नंबर पे रिलेशन दिया हुआ। तो अब आप थोड़ा सा देखोगे कि यहाँ पे अगर आपको पता करना है ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो कुछ नहीं करना है कि ए बी को भी मान लेना है और बी ए को भी मान लेना है। तो चलो हम लोग मान लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब बेटा इसका ये डेफिनेशन डालना है। क्या डेफिनेशन डालना है, ए डिवाइड्स बी, और जब बेटा बी ए होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी डिवाइड्स ए। अब इसको समझ लो, ए डिवाइड्स बी का मतलब क्या है, ए जो है वो बी को पूरी तरह से विभाजित कर देता है, और बी डिवाइड्स ए का मतलब है क्या, बी भी ए को पूरी तरह विभाजित कर देता है। और अब कॉमन सेंस से आप सोच के देखो, ऐसा कब होगा कि जब पहली संख्या भी दूसरे को विभाजित करेगी और दूसरी संख्या भी पहले को पूरी तरह से विभाजित करेगी, जब दोनों का दोनों संख्याएं सेम होगी। और यहां से एम्प्लाइज कर सकते हैं ए इक्वल टू बी। अगर मान लो कोई कह रहा है कि 5 में 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इधर से भी डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, इधर से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब a इक्वल्स टू क्या होगा, b होगा। और हमने डेफिनेशन में ये कहता है कि अगर a इक्वल्स टू b है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया हुआ है R इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसका क्या मतलब है बेटा, R कैसा रिलेशन है, एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, क्लियर है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहेंगे, जब आपका क्या होगा कि ए बी भी बिलोंग करेगा और बी ए भी बिलोंग करता है, तो निश्चित रूप से ए का मान किसके बराबर होना चाहिए, बी के बराबर होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। चलो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपको ध्यान रखना है कि इस टर्म का नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता वर्ग। कभी कभी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ देता है और फिर बच्चे उसको सही ढंग से बना नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या। इसलिए मैंने क्या किया, इसको समझाने के लिए प्रॉपर डेफिनेशन के रूप में लिखा है, बट मैं इसे पढ़ूंगा बाद में। पहले आपको समझा देता हूँ, एक लेमैन की तरह, एक गवार आदमी की तरह समझा देता हूँ कि सबसे पहले आप एक बात समझ लो कि आपका किसी सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। कोई भी रिलेशन जब तक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा तब तक आप उसका इक्विवेलेंस क्लास नहीं पता कर सकते हो। तो एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द इट इज वेदर इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, पता कर लोगे। अब अगर इक्विवेलेंस रिलेशन पता चल गया, अब आपको क्या करना है कि वो जो सेट दिया गया था उसके कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आपस में एसोसिएट होके ही उस इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करेंगे, यानी कि उस इक्विवेलेंस रिलेशन के क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। और अगर उसको दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे, अदर एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे, तो उसके साथ वो इक्विवेलेंस रिलेशन के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे। तो अब करना क्या है कि उन सारे एलिमेंट्स का एक अलग सेट बना के, यानी सबसेट के रूप में लिखते जाना है, और वो जितने भी सबसेट अगर बनते हैं तो वो सारे के सारे सबसेट जो होंगे उस दिए गए किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। अब इसको डेफिनेशन के रूप में देखेंगे, फिर एग्जांपल से क्लियर करेंगे। कहता है कि माना कि कोई आपका दिया गया है नॉन एम्प्टी सेट ए, और उस पे एक R जो है वो पहले से तुल्यता संबंध है, यानी पहले से उसको इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाना है। कहता है कि A का वैसा उपसमुच्चय, यानी कि अब आपको क्या करना है बेटा, A का उपसमुच्चय लेना है जिसका कोई अवयव A होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट A हो सकता है, कोई जरूरत नहीं कि कोई एक ही एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हो। और इसके सभी अवयव, किसके सभी अवयव, तो इस उपसमुच्चय के सभी अवयव,
इसके सभी अवयव का मतलब बेटा इस उपसमुच्चय के सभी अवयव x, x मतलब एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया है x, यानी उस उपसमुच्चय का कोई भी एक एलिमेंट ले लो और उस पे r संबंध बनाता हो। r संबंध बनाता हो इसका क्या मतलब है कि r कैसा संबंध बनाता हो, एक तुल्यता संबंध बनाता हो। तो इसी को मैथमेटिकली लिखा गया है कि x ए बिलोंग्स टू r, यानी a के लिए क्या होना चाहिए बेटा, x ए बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये जो x का जो समुच्चय है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, a का तुल्यता वर्ग कहते हैं। a का क्या कहते हैं बेटा, तुल्यता वर्ग कहते हैं। और इसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन a। अगर b का इक्विवेलेंस रिलेशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ b। अब इस एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ये पूरा क्लियर नहीं हुआ डेफिनेशन के रूप में। आओ, हमारे पास एक सेट है, क्लियर, एक रिलेशन भी है, क्लियर। पहले क्या करने के लिए बोला कि ये क्या होना चाहिए, एक तुल्यता संबंध होना चाहिए। तो चलो हम लोग इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ किए हुए हैं। अब अगर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ नहीं किए होंगे तो आपको मैंने 3 सेक्शन में वीडियो बना के दिया हुआ है। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। आप चले जाओ, आप तीनों को जाके देखो। अब फिर मेरा जो नेक्स्ट कमिंग वीडियो है उसमें मैं सारे टाइप्स, क्वेश्चन के टाइप्स को डिस्कस करने वाला, वहां भी आप जाके देख सकते हो। तो हमारा ये पहला काम प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिखेंगे वी हैव R is an equivalence relation। पहले हमने इतना काम कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने इग्नोर किया बट ये काम आप कर लोगे, ओके। चलो ये पार्ट मैंने कर लिया। अब हम लोग इसका एक सबसेट बनाते हैं A1 और इसका नाम देते हैं 1 3 5, ठीक है। ऑड नंबर का एक बना लिया बेटा, और एक दूसरा हम लोग इवन नंबर का बना लिया 2 4 6। अब ये दोनों को मिला दो तो बेटा ये पूरा का पूरा सेट बन जाना आपका। अब आप क्या करो, A1 के लिए, पहले किसके लिए बेटा कंसीडर करते हैं, नाउ A1 के लिए कंसीडर करते हैं, ठीक है। A1 के लिए अगर आप देखते हो, अब इस सारे एलिमेंट को एक एक साथ पेयर करके देखो कि इस कंडीशन को पूरा करता है कि नहीं। तो पहला 1 3 के लिए ले लो बेटा, पूरा लिखने रहे डिटेल में, ये साइड में हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। चलो इसका वैल्यू 2 आएगा तो आपका सम संख्या हो गया। इसको रिवर्स करके भी लिखोगे तो 3 - 1 ये भी 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये भी सम संख्या हो गया। आप 1 5 का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ये भी सम आएगा। 5 - 1 का भी बना सकते हो, 3 - 5 का भी बना सकते हो, और 5 - 3 का भी बना सकते हो। इसका क्या मतलब है बेटा कि इस दिए गए सबसेट का हर एक एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है। इसका मतलब है कि यह एक इक्विवेलेंस क्लास को शो कर रहा है। अब इसमें से किसी के भी एलिमेंट को आप चुन के लिख सकते हो, ये कह सकते हो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, यानी ये समुच्चय जो है इक्विवेलेंस क्लास है, तुल्यता वर्ग है। तुल्यता वर्ग का मतलब एक उपसमुच्चय, तुल्यता वर्ग का मतलब उपसमुच्चय ये होता है। ये इक्विवेलेंस क्लास है 1 का। आप इसको 3 का भी इक्विवेलेंस क्लास लिख सकते हो, आप इसको 5 का भी इक्विवेलेंस क्लास लिख सकते हो। इसी तरह से आप इसको भी अगर देखो तो 2 और 4 का भी डिफरेंस करो, इसका भी करो तो ये भी इक्विवेलेंस क्लास को दिखला रहा है। ये 2 के इक्विवेलेंस क्लास को दिखला रहा है। हम बोल सकते हैं ये 4 का इक्विवेलेंस क्लास है, या हम लोग कह सकते हैं 6 का इक्विवेलेंस क्लास है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए उस दिए गए सेट का सबसेट, वैसा सबसेट जिसमें हर एक एलिमेंट एक दूसरे से इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करते हो। लेकिन एक बात और गौर करना, इसका एलिमेंट इसके साथ कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन को शो नहीं करेगा, ठीक है। आप 1 और 2 का देखो, कभी भी शो नहीं करेगा। 1 और 2 का डिफरेंस 1 आएगा। अगर मॉड यूज करके हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इक्विवेलेंस क्लास में सेम कैटेगरी का सिर्फ एलिमेंट रखा जाएगा और दूसरे इक्विवेलेंस क्लास में पहले इक्विवेलेंस क्लास से कोई कनेक्शन नहीं होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है बेटा। करना क्या होगा, पहले तो आप देख लोगे इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, फिर उसमें देखोगे कौन कौन सा एलिमेंट उसका एसोसिएट होकर उस इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, उसका एक सेट बनाओगे, सबका एक सबसेट बना दोगे और सारा का सारा सबसेट जो होगा वो अपने अपने टाइप का एक इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। अभी आपको मैंने बताया इक्विवेलेंस क्लास के बारे में, वो मेरा पहला पॉइंट था। हमने अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अभी आपको डिस्कस करना शुरू करा है। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये सब मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ, बस पॉइंट वाइज आप लिख लो तो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा काम करेगा आपका। उसको पॉइंट वाइज आप लिख लो तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो कॉपी कलम निकाल लो और लिखना शुरू करो। पहला पॉइंट तो आपको इक्विवेलेंस क्लास के बारे में समझाई दिया। दूसरा पॉइंट लिखोगे, मैं बस यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कि आप लिखोगे कि यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या Na तथा समुच्चय B में अवयवों की संख्या Nb हो तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या
ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या Na इंटू एन बी होगा। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, अलग अलग बोर्ड्स में भी एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। तो दूसरा पॉइंट लिख लिए, तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा, अगर ए में अवयवों की संख्या Na और बी में अवयवों की संख्या Nb हो तो टोटल अवयवों की संख्या उसके गुणनफल के बराबर होगी। दोनों को सिर्फ गुना कर देना है तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या निकल जाएगी। उसी तरह से अगर ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या हो जाएगी तो हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, Na का होल स्क्वायर। अगर कोई संबंध कोई ए क्रॉस ए पे कहेगा अवयवों की संख्या पता करने के लिए तो सिंपली हम लोग बेटा क्या लिखेंगे, Na का होल स्क्वायर। चौथा पॉइंट आप नोट डाउन करोगे कि यदि ए में अवयवों की संख्या Na तथा बी में अवयवों की संख्या Nb हो। अब बेटा ध्यान रखना कि किसी जगह पे Na को m और Nb के जगह पे b में अवयवों की संख्या को n से डिनोट करता है। तो कहता है कि a से b पर, किससे किस पर बेटा, a से b पर जो कुल रिलेशन की संख्या होगी उसका फार्मूला आपका होगा 2 टू द पावर Na इंटू Nb। ठीक है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर m इंटू n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यानी पॉइंट में क्या लिखना है कि ए से बी पर कुल संबंधों की संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 2 टू द पावर Na इंटू Nb 2 टू द पावर m इंटू n। पांचवा पॉइंट लिखोगे, अगर सिर्फ ए पर संबंध कह रहा है यानी ए टू ए, तो ऐसे सिचुएशन में आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो हो जाएगा, इसके लिए बेटा जो आपको यूज करना है फॉर्मूला 2 टू द पावर Na का होल स्क्वायर। और अगर मान लो कि Na का मान जो है आपका n दिया हुआ है तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है 2 टू द पावर n स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद लिखोगे अगला फॉर्मूला लिखोगे कि अगर कोई समुच्चय A है और उस समुच्चय A पर अवयवों की संख्या, और समुच्चय A में मान लो कि अवयवों की संख्या बेटा n दिया हुआ है, तो कुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो संख्या हो जाती है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बेटा 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, यानी कि n अवयवों वाले समुच्चय पर टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जो संख्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, उसके बाद इसको स्टेटमेंट में लिख लो कि अगर कोई यूनिवर्सल रिलेशन है तो निश्चित रूप से आपका क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक है, अगर यूनिवर्सल रिलेशन है तो वो तीनों होगा। फिर अगर देख लो आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो भी तीनों होगा। एक आपका आइडेंटिटी रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। और साथ में ये भी लिख लोगे कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो अगर आइडेंटिटी रिलेशन है तो निश्चित रूप से एंटी सिमेट्रिक होगा, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन निश्चित रूप से क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक भी होता है। और लास्ट पॉइंट अगर आप लिख लोगे कि अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इनवर्स रिलेशन भी जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन ही होता है, यानी R अगर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका मतलब है R इनवर्स भी क्या होगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखोगे। आपने इस पूरे वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो आपका जो अगला वीडियो आपको बताने वाला हूँ उस वीडियो में मैं क्या करूंगा, रिलेशन के टोटल टाइप को डिस्कस करूंगा, एक एक टाइप का हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और उसको अलग अलग तरीके से बता दूंगा, जिससे आपका क्या होगा, पूरा का पूरा रिलेशन का क्वेश्चन कहीं से भी मिलेगा तो आप उसको क्या करोगे, इजीली सॉल्व कर लोगे और